ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हमारा मेन कैरेक्टर अनाथ है, मतलब कि उसके पेरेंट्स नहीं है। वो एक नॉर्मल वर्ल्ड में नॉर्मल से लाइफ जी रहा था, नॉर्मल से गेम खेलते हुए। लेकिन एक दिन अचानक से ही उसे पता लगे बिना वो एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो वर्ल्ड मैजिकल वर्ल्ड थी, लेकिन वहाँ टेलीपोर्ट होने के बाद भी वो बहुत ही कमजोर था, जिस वजह से कहानी शुरू होते ही वो मरने लगा था। लेकिन तभी वो अचानक से अपने आप ही एक गॉडेस को वहाँ समन कर लेता है, जिसके बाद उसे गॉड की तरह पावर मिलती है। तो कहानी की शुरुआत में सबसे पहले हमें हमारे मेन कैरेक्टर यूना को दिखाया जाता है, जो कि अभी एयरपोर्ट से कहीं जा रहा था। जब वो वहाँ हेडफोन लगाते हुए चल रहा था, उसी दौरान टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ होती है और एक पोर्टल सामने आ जाता है। यूना गाना सुन रहा था, इस वजह से उसका ध्यान वहाँ पर नहीं था। वो उस पोर्टल को पार कर लेता है और एक दूसरे पोर्टल में एंटर करता है, जिसके बाद वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। उसकी आंख तब खुलती है जब उसके सामने एक ड्रैगन भाग रहा था। वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह पर है, जबकि पहले तो वो एक हाई टेक एयरपोर्ट पर था। यहाँ उसे कुछ गर्ल्स भी दिखती है जो कि हवा में उड़ रही थी। वो समझ गया था कि वो अपनी दुनिया में तो नहीं है, उसे वहाँ पर ड्रैगन्स उड़ते हुए दिख रहे हैं और वहाँ के जानवर भी हमारी धरती की तरह नहीं थे। यूना आगे बढ़ता है देखने के लिए कि शायद उसे आगे कोई जानकारी मिले, लेकिन उसे एक स्टोन गॉड मिलती है। असल में ये सिर्फ एक पत्थर है। वहाँ पर तो मैजिशियंस भी थे। वो बताते हैं कि अगर यूना इस पत्थर पर हाथ रखेगा तो उससे उसकी मैजिक पावर की स्ट्रेंथ पता चलेगी। यूना खुश था। वो सोचता है कि मैं ऐसे वर्ल्ड में आ गया जहाँ पर मैजिक है। वो उस पत्थर पर हाथ रखता है, अचानक से वो पत्थर बहुत ही तेज चमकता है। यूना और ज्यादा खुश हो गया, लेकिन वो दोनों ही मैजिशियन उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और बताती है कि उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है। ये सुनकर यूना का दिल टूट गया था। वो पूछता है कि इस पर तो लाइट जली रही थी। इस पर तो वो मैजिशियन बताते हैं कि इस पर अलग अलग कलर में लाइट जलती है, सभी कलर अलग अलग मैजिक के टाइप्स को बिलोंग करते हैं। तुम्हारे में व्हाइट लाइट जली, जो कि किसी मैजिक टाइप को बिलोंग नहीं करती। हालांकि तभी एक दूसरी मैजिशियन नोटिस करती है कि उस स्टोन पर व्हाइट लाइट के अलावा एक हल्की सी ग्रीन लाइट भी थी। वो बताते हैं कि तुम्हारे पास वुड मैजिक की पावर है, लेकिन इतनी ज्यादा कम है कि अभी तक इस वर्ल्ड में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था जिसके मैजिक में इतना कम पावर हो। यूना इस चीज से डिप्रेशन में चला गया था। वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो बहुत दुखी था और बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि जब उसके पास कोई खास मैजिक पावर है ही नहीं, फिर उसे इस तरह के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट क्यों किया गया है। वैसे अब तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं। वो ओल्ड मैन यूना को बताते हैं कि उसे इतना ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास जो वुड मैजिक की पावर है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है और इस कंट्री में वो दूसरा पर्सन है जिसे ये पावर मिली है। वो बताते हैं कि वुड मैजिक की पावर बहुत ही काम की पावर है, क्योंकि इससे यूना फार्मिंग भी कर सकता है। हालांकि यूना के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, इस वजह से उसे कुछ टाइम तक इस पावर को बढ़ाने पर फोकस करना होगा। अब कुछ हफ्ते तक वो यही करता है। इससे उसकी पावर इतनी हो चुकी थी कि वो किसी प्लांट को जल्दी ग्रो कर पाए। वैसे अब एक रात उसे वहीं पास की झाड़ियों में दो लड़के दिखते हैं जो कि एक लड़की के साथ है। उनमें से एक लड़का अभी उस लड़की की गर्दन पर किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो लड़की एक वैम्पायर में बदल जाती है और उसके अंदर से उसका सारा ब्लड पी लेती है, जिससे वो लड़का मारा जाता है। और अभी ये देखकर वो दूसरा लड़का तुरंत अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वो लड़का अभी जमीन से बड़े बड़े पत्थर निकाल कर यह हमला कर रहा था, लेकिन वो वैम्पायर गर्ल अपनी पावर से वहाँ पर कुछ वॉइन समन करती है और उनसे उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वो लड़का वहाँ से भागता है, पर वो वैम्पायर उसे भी पकड़ लेती है और उसका ब्लड भी पीने लगती है। ये चीज देखकर यूना घबरा गया था और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी भागते हुए उस वैम्पायर ने देख लिया था। यूना वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी वो वैम्पायर गर्ल उसके सामने आ जाती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यूना फिर से डरता है और भागता है, लेकिन अब उस वैम्पायर गर्ल ने उस वाइन से उसे भी पकड़ लिया था। वो उन वाइन से उस पर हमला करती है। यूना लगभग मरने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी बॉडी से एक लाइट निकलती है, जिसके बाद अचानक से यूना के सामने एक फेरी गर्ल आ चुकी थी। यूना को लगता है कि वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, इस वजह से शायद ये उसकी सर्वेंट होगी, लेकिन वो बताती है कि वो हेल से आई है और वो यहाँ पर यूना को खत्म करने के लिए आई है। वो यूना को मारने वाली थी, लेकिन यूना पहले ही मर चुका है। ये देखकर अब वो पहले उन वाइन्स को काटती है और यूना को वहाँ नीचे उतारती है। यूना के अंदर जो वैम्पायरिक ऑरा था उसे खींच कर वो यहाँ अब उस वैम्पायर गर्ल पर हमला करने लगी थी। वो वैम्पायर गर्ल उसे बताते कि यूना उसका खाना है, इसलिए वो उसे नहीं जाने देगी। लेकिन जब वो उस पर हमला कर रही थी तब उस फेरी गर्ल ने एक ही अटैक में उस वैम्पायर गर्ल को हरा दिया था। वहाँ दूसरी तरफ हम एक दूसरी लेडी को देखते हैं जिसने ये एनर्जी महसूस कर ली थी। वो कह रही थी कि लगता है कि अब समय आ चुका है कि यहाँ पर अभी उस फेरी गर्ल ने उस वैम्पायर के अंदर से यूना की वो एनर्जी जो कि उसने वापस रोक ली थी उसे निकाल कर वापस यूना की बॉडी में डालती है, जिसके बाद यूना फिर से जिंदा हो चुका था। यूना उससे पूछता है कि वो कौन है और क्या वो उसकी मेड बनेगी, लेकिन इस पर वो फेरी गर्ल कहती है कि नहीं, क्या मैं तुम्हें याद नहीं, जिस पर यूना कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वो बताते हैं कि उसने यूना की जान इसलिए बचाई जिससे कि वो यूना को खत्म कर सके, और इसके बाद इतना कहकर वो हमला भी करने लगी थी। लेकिन जब वो यूना के ऊपर अपनी तलवार से कट लगाती है तो इससे उसके हाथ पर ही कट लग जाता है, जो देखकर वो हैरान थी। वो यूना से पूछती कि वो किस तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जिसने कुछ देर पहले इस एनर्जी
को महसूस किया था। वो लेडी बताती है कि वो शुया अकेडमी की चेयरमैन है। वो यहाँ उस फेरी गर्ल से कहती है कि अगर वो युआन पर हमला करेगी और उसे डैमेज पहुंचाएगी तो इससे उसे ही डैमेज पहुंचेगा, क्योंकि युआन उसका समनर है। लेकिन वो फेरी गर्ल नहीं मानती और वो फिर से युआन पर हमला करने लगती है, लेकिन जिसके बाद अब उसे और ज्यादा चोट लगी थी। ये देखते हुए अब वो लेडी वहाँ युआन के पास आकर उसे एक मिस्टीरियस बुक देती है और युआन से कहती है कि वो इस बुक के ऊपर हाथ रखे और अपनी मैजिक का यूज करने की कोशिश करे। युआन सेम ऐसा ही करता है, जिसके बाद अचानक से उसकी बॉडी खुद ब खुद बोलने लगती है कि उस फेरी को वापस से लौट कर इस बुक में आना होगा। जिसके बाद वो फेरी उस बुक के अंदर चली जाती है और फिर युआन को उसका नाम मुफे पता चलता है। वैसे बाद में वो लेडी युआन को बताती है कि वो ये बुक युआन को दे सकती है, इससे वो मुफी के बारे में और जिन जिन फेरीज को वो समन कर सकता है उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन पा पाएगा। युआन खुश था, लेकिन वो लेडी कहती है कि इसके लिए उसकी एक शर्त है। वो शुया अकेडमी की चेयरमैन है, इसलिए वो चाहती है कि युआन उनके स्कूल को ज्वाइन करे और इसके बदले वो युआन को 3 और फेरी सीड्स देगी, जिनके अंदर से मुफी से भी ज्यादा पावरफुल फेरी निकलने के चांस है। ये सुनकर युआन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो घुटनों के बताते हुए कहता है कि वो उनकी अकेडमी का सबसे अच्छा स्टूडेंट बनेगा। वैसे अभी वो यही सोच रहा था कि आखिर इन सीट्स के अंदर किस तरह की फेरीज गर्ल होंगी। वैसे उसी रात वो उस बुक को पढ़ रहा था, जिसके बाद अचानक से वो बुक एक्टिवेट होती है और युआन को जानने को मिलता है कि इस बुक से वो हर एक फेरी की पास्ट लाइफ को जान सकता है। असल में फेरीज जन्म नहीं लेती, बल्कि वो किसी की रीइंकार्नेशन होती है और अगर उसे किसी फेरी का मास्टर बनना है, ये समनर बनना है, तो उसके लिए उसे फेरी के पास्ट को देखना होगा और पास्ट में जाकर उसके साथ फ्रेंडशिप करनी होगी। वैसे वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मूफी की पास्ट मेमोरीज में जा सके और वहाँ उसके साथ फ्रेंडशिप कर सके, इसलिए वो इस चीज को 24 घंटे के लिए टाल देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो अभी स्कूल आया हुआ था, जहाँ पर सभी स्टूडेंट बहुत बुरा फेस बनाए हुए थे, क्योंकि युआन एक फेलियर है, उसके पास ज्यादा अच्छी मैजिक पावर्स नहीं है। फिर आखिर वो इनकी अकेडमी यानी कि इनके स्कूल को ज्वाइन कैसे कर सकता है। वैसे तभी एक स्टूडेंट वहाँ एक क्रिस्टल युआन की तरफ फेंकता है, क्योंकि उसके पास आइस मैजिक की पावर है। ये एक ट्रैप था, लेकिन युआन को ये चीज नहीं पता थी। इस वजह से वो उस आइस क्रिस्टल को उठाने लगता है। अचानक से वहाँ एक लाइट चमकती है और फिर हमें जानने को मिलता है कि उस क्रिस्टल को छूने की वजह से युआन को अब आइस मैजिक की पावर मिल चुकी थी। ये बहुत ही रेयर बात थी, क्योंकि युआन के पास अब 2 एट्रीब्यूट आ गए हैं, जो कि होना इस वर्ल्ड में नामुमकिन है। इसका मतलब युआन इस वर्ल्ड में पहला पर्सन है जिसे 2 मैजिक एट्रीब्यूट मिले हैं। वो अब अचानक से ही उसकी बॉडी पर से उसका कंट्रोल हट जाता है और वो वहाँ आसपास हर चीज को स्कैन करने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ की सबसे सुंदर लड़की के पास गया था और उस पर अपनी सबसे अच्छी पिकअप लाइंस का यूज कर रहा था। हालांकि इससे शर्मा कर बाद में वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इससे अभी वो बाकी सारे लड़के बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अब बाद में युआन अपने फोन से उस फेरी से पूछता है कि आखिर उसका कंट्रोल अपनी बॉडी पर से हट कैसे गया। असल में रात के टाइम उसने उस बुक को अपने फोन से कनेक्ट कर लिया था, इससे वो वहाँ से डायरेक्ट उस बुक वाली फेरी से कनेक्ट कर सकता है। वो फेरी बताती है कि युआन ने जब आइस क्रिस्टल को टच किया तो उससे जो लाइट निकली वो उसकी वुड मैजिक वाली ग्रीन लाइट से ज्वाइन हो गई, जिसके बाद उसका दूसरा एट्रीब्यूट ओपन हो चुका था। पहले हमें लगा था कि ये आइस एट्रीब्यूट है, लेकिन असल में ये विंड एट्रीब्यूट था। वो बताते हैं कि ये सेकंड एट्रीब्यूट अनलॉक होने की वजह से उसकी चार्म एबिलिटी भी अनलॉक हो चुकी है। इस वजह से उसने खुद पर से कंट्रोल खो दिया। वैसे इस एबिलिटी की वजह से सभी लड़कियां उसे स्कूल का सबसे कूल लड़का समझ रही थी। युआन भी बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी तब खत्म हो जाती है जब भागने की बारी आती है, क्योंकि युआन उस चीज में सबसे कमजोर था। हम देख देंगे कुछ टाइम बाद इंस्ट्रक्टर उन्हें बताते हैं कि उनकी मैजिक पावर को बढ़ाने के लिए डुअल मैच प्लान किया गया है। अभी यहाँ पर वो लड़का जिसने युआन का मजाक उड़ाने के लिए वो क्रिस्टल वहाँ युआन के सामने फेंका था, वो युआन को चैलेंज करता है। युआन को भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो दोनों आमने सामने थे। तभी हम वहाँ पर एक बग्गी को आता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर इस कंट्री की प्रिंसेस बैठी हुई थी। वो भी उनका मैच देखेगी। अभी प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए वो लड़का सोच रहा था कि उसे युआन को बहुत ही बुरी तरह से हराना होगा। वो यहाँ पर युआन के ऊपर अपनी कोल्ड विंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन युआन को उन्हें डोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी उस लड़के ने एक टोर्नेडो क्रिएट कर लिया था, जो कि सच में बहुत पावरफुल था। लेकिन तभी मूफी युआन से कहती है कि वो उसे समन कर सकता है, ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन युआन कहता है कि नहीं, वो खुद इस अटैक को रोकना चाहता है। वो यहाँ पर अपने वुड मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिससे उसका नेचर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ उसने उसी एक अटैक के साथ उस टोर्नेडो को खत्म कर दिया था। हालांकि इतनी पावर यूज करने की वजह से युआन अचानक से बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक विलेज के अंदर था, जो कि अभी जल रहा है। अभी युआन जब आगे बढ़ता है तो एक आदमी उसे पकड़ कर ले आता है और उससे मदद मांगता है। युआन घबरा गया था, पर तभी दूसरा आदमी आता है और उस पहले आदमी को वहाँ से ले जाता है। युआन घबरा कर पीछे हट रहा था। उसी दौरान उसे एक छोटी बच्ची दिखती है, जिसे बहुत तेज बुखार था। युआन एक गीला कपड़ा उसके सर के ऊपर रखता है, लेकिन वो बच्ची बेहोश हो जाती है। अभी युआन वहीं पर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद 2 लड़के वहाँ पर आते हैं और कह रहे थे कि वो इस छोटी बच्ची को सील कर सकते हैं, जिससे उन्हें कुछ गोल्ड कॉइन मिल जाएंगी। लेकिन युआन उन्हें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो युआन पर हमला करते हैं और उस लड़की को वहाँ से ले जाने लगते हैं। युआन उसे बचाने के लिए उनसे मार खाता है, जिस दौरान वो बेहोश
होने वाला था। बेहोश होते वक्त उसे सामने मूवी दिखाई देती है और जब वो वापस से होश आता है तो वो वापस से वहाँ उस मैजिकल वर्ल्ड में लौट चुका था, जहाँ पर वो बुक वाली फेरी उसे बताती है कि वो अभी अभी मूवी की मेमोरीज से लौट कर आया है। वो फेरी से कहती है कि अगर उसे सच में किसी फेरी को कंट्रोल करना है या उससे अपने ऑर्डर फॉलो करवाने हैं तो इससे उसे अपने साथ दोस्ती करनी होगी, जिसके लिए उसे उसका पास्ट जानना जरूरी है। वो ये चीज टाल नहीं सकता। युआन ये बात समझ गया था। हालांकि बाद में वो अपने फोन से मूवी से भी बात करता है और उसे समझाता है कि वो कभी उस पर हुक्म नहीं चलाएगा। लाइक उसे जो ऑर्डर पसंद नहीं है वो ऑर्डर का नहीं कहेगा। लेकिन वो फिर कहती है कि अच्छी स्पीच थी, लेकिन उसे युआन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वैसे अब तभी युआन को अभी एक आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि उसमें डूम के अंदर अभी दो गर्ल्स आई हुई थी। वो आपस में बात कर रही थी कि ये सभी सो चुके हैं, आखिर हमें आज कैसे अपना खाना बनाना चाहिए। ये सुनते हुए युआन समझ जाता है कि ये दोनों ही वैम्पायर है, लेकिन युआन बिल्कुल आवाज नहीं करता, क्योंकि अगर वो सिचुएशन में फंसा तो मूवी के समन होने से पहले ही वो मारा जा सकता है। लेकिन अब वो गर्ल खुद ही आगे बढ़कर अपना शिकार ढूंढने लगती है, पर उसी दौरान वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। ये वैम्पायर किंग था। ये उनसे कहता है कि अभी हमें कुछ दूसरा काम है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगले दिन युआन वहाँ से वापस अपने घर लौट आया था, जहाँ पर वो कह रहा था कि ना जाने वो चेयरमैन कहाँ चली गई। अगर वो जल्दी नहीं मिली तो वो उस वैम्पायर के बारे में कैसे बताएगा, और अगर वो उन्हें वैम्पायर के बारे में नहीं बता पाया तो शायद कुछ इंसिडेंट के बाद उसका नंबर भी लग जाए और वो भी मारा जाए। अभी वो नूडल्स खा रहा था, लेकिन तभी उसे घर के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो समझ गया था कि शायद कोई वैम्पायर हो सकता है। वो बाहर आता है और उसे वहाँ पर एक लड़की दिखती है। वो तुरंत ही उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है और बाद में जब युआन उसका चेहरा देखता है तो युआन को पता लगता है कि ये इस कंट्री की प्रिंसेस है। अब ना जाने वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन युआन सोचता है कि अगर किसी को पता चला कि उसने प्रिंसेस पर हाथ उठाया तो शायद उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इसलिए अब वो प्रिंसेस को खींच कर घर में ले आता है। अभी वो बेहोश थी। युआन को भी सोना था, लेकिन जगह नहीं थी, इसलिए वो उसके पास ही सो जाता है। सुबह जब प्रिंसेस की नींद खुलती है तो उसे युआन पर शक होता है और वो उसे पंच मारती है। युआन उससे माफी मांगता है और बताता है कि गलतफहमी है। बाद में युआन उसके लिए नूडल्स बनाता है जो कि प्रिंसेस को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन उसी दौरान उन्हें फिर से गेट पर किसी की नॉक करने की आवाज आती है। उन दोनों को लगा था ये वैम्पायर है। तभी एक वैम्पायर गर्ल वहाँ उस गेट को तोड़ देती है, लेकिन सही वक्त पर यहाँ युआन और प्रिंसेस दोनों ही एक दूसरे के रूम में छुप गए थे। हालांकि ग्लास का जार वहाँ नीचे गिरने वाला था, लेकिन युआन उसे गिरने से पहले रोक लेता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर वो वैम्पायर लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ ही वैम्पायर भी थे। वो इंसानों की स्मेल पहचान देती है और वो अब दोनों इस रूम की तरफ बढ़ने लगे थे। वो यहाँ इस रूम के गेट को भी तोड़ देते हैं, लेकिन यूना और प्रिंसेस वहाँ से निकल चुके थे। यूना ने यहाँ पर अपने वुड मैजिक की पावर का इस्तेमाल किया था। अभी भागते हुए वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ यूना प्रिंसेस से पेड़ के पीछे छुपने का कह रही थी, लेकिन अब वो छुपाती उससे पहले ही वो दोनों वैम्पायर वहाँ आ जाते हैं। पर सही समय पर यूना मूफी को समन कर लेता है। मूफी अभी उन पर हमला कर उन्हें दूर हटा देती है, जिसके बाद वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उस टेक्निक का इस्तेमाल करने से उसे कुछ टाइम लगता है, जिसका फायदा उठाते वो फिर से वो दोनों वैम्पायर उस पर हमला कर रही थी। लेकिन तभी मूफी हेल फायर का इस्तेमाल करते हुए उनकी बॉडी को जलाने लगती है। जब वो दोनों ही वैम्पायर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि वो एक इनविजिबल बैरियर के अंदर कैद हो चुकी है, लेकिन अब वो बैरियर अचानक से टूट जाता है, क्योंकि अब वहाँ पर वैम्पायर किंग आ चुका था। वो दोनों वैम्पायर गर्ल्स सोचती हैं कि वो बच गई, लेकिन वैम्पायर किंग उन दोनों को ही खत्म कर देता है। जिसके बाद अब वैम्पायर किंग और मूफी की फाइट होना शुरू हो गई थी। यहाँ वो बुक वाली फेरी यूना को बताती है कि वो लेवल 8 पर पहुंच चुका है, उसकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन यूना का ध्यान अभी वहाँ सामने था, क्योंकि मूफी वैम्पायर किंग से हार रही थी। यूना उस बुक वाली फेरी से पूछता है कि क्या वो मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, जिस पर वो बुक वाली फेरी कहती है कि वो मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यूना को मूफी की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना होगा। यूना इसके लिए तैयार था, लेकिन वो फेरी बताती है कि यूना के पास इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है कि वो वहाँ मूफी की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा सके। लेकिन अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मूफी की हालत और ज्यादा बिगड़ते जा रही थी। वो किसी भी तरह से उस वैम्पायर किंग को नहीं हरा सकती। तभी यह प्रिंसेस युआन के पास आती है और उसे बताती है कि वो युआन को बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकती है। युआन ये सुनकर हैरान था। वो कहता है कि इसके बदले वो उसे साल भर नूडल्स खिलाएगा, क्योंकि प्रिंसेस को वो नूडल्स बहुत पसंद आए थे। जिसके बाद प्रिंसेस उसकी मदद करती है। युआन अभी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान वैम्पायर किंग मूफी को दूर करते हुए युआन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मूफी उसके अटैक को रोक लेती है। जिसके बाद यहाँ युआन अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच चुका था, जहाँ पर अभी हम मूफी को देखते हैं जो कि कुछ चोरों को खत्म कर रही थी। आखिरी वाला चोर उससे माफी मांगता है, जिसके बाद मूफी उसे माफ कर देती है और जाने लगती है। लेकिन वो चोर इस चीज का फायदा उठाते हुए पीछे से आकर उस पर हमला कर रहा था। युआन आवाज लगाता है और मूफी तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए उस चोर को भी खत्म कर देती है। युआन यहाँ पर अभी उसे रोक रहा था, लेकिन जब वो उसे टच करता है तो उसे पता चलता है कि मूफी ना ही उसे सुन सकती है और ना ही उसे देख सकती है। उसे इस चीज का कारण नहीं पता, लेकिन वो फेरी कहती है कि शायद तुम्हारी सोल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर अगर वो एग्जिस्ट करती है तो तुम्हें उसे
उसे ढूंढना होगा। युआन को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन अब वो मूवी के पीछे जाने लगा था। मूवी वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक लड़के से मिलती है। उस लड़के के पास एक तलवार थी जो कि मूवी को पसंद आती है। वो उस तलवार को मांग रही थी, लेकिन वो लड़का बताता है कि ये बेचने के लिए नहीं है, जिसके बाद मूवी वहाँ से चली जाती है। युआन अभी उस लड़की को देख रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर इसने मूवी को मना कैसे किया। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी अगले दिन ये लड़का वहाँ उस जगह के बच्चे के साथ खेल रहा था, जिस दौरान मूवी भी सामने वाले घर की खिड़की से इसको देखते हैं। ये उसे हाई करता है, लेकिन वो भी खिड़की लगा देती है। अभी मूवी कहीं गई हुई थी। जब वापस लौट कर आती है तो वो देखती है कि कुछ लोग उस लड़की को मार रहे हैं और वो लड़का एक छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये देखते हुए मूवी को वही टाइम याद आता है जब युआन ने उसकी मदद की थी। वो यहाँ उन लोगों पर हमला करने लगती है, लेकिन वो लोग भी मूवी पर हमला करते हैं। पर उस दौरान वो पहचान लेते हैं कि मूवी तो एक फेमस किलर है। वो डरकर वहाँ से भाग गए थे। बाद में वो लड़का भी मूवी को थैंक्स कह रहा था। साथ ही वो मदद के लिए मूवी को तो तोहफे में तलवार भी देता है। मूवी उस तलवार की धार को चेक करती है और इसके बाद वो उस लड़की से प्रॉमिस करती है कि वो उसकी मदद करेगी जब भी उस लड़के को मदद की जरूरत होगी। युआन ये सुनकर पागल हो रहा था और कह रहा था कि ये इस लड़के की चाल में कैसे फंस सकती है। वो सिर्फ इसके ऊपर ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ दूसरी तरफ अभी प्रिंसेस को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि युआन तब से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर है और इसके लिए उसे स्पिरिचुअल एनर्जी तब से प्रिंसेस दे रही है। वैसे वह मूवी और उस वैम्पायर किंग की लड़ाई में मूवी हार रही थी। वैम्पायर भी उस दौरान युआन पर भी हमला कर रहा था, लेकिन युआन को बचाने के लिए हर बार मूवी सामने आ जाती। मूवी जान गई थी कि वो अब नहीं बच सकती। इस वजह से वो अपनी तलवार को वापस रख लेती है और जब वो वैम्पायर किंग अपनी तलवार से हमला करता है तो मूवी के सामने से नहीं हटती, जिसकी वजह से वो तलवार मूवी की बॉडी की आर पार हो चुकी थी। लेकिन अब मूवी अपने वर्ल्ड से एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे उस वैम्पायर किंग को अपने ब्लड चेन में फंसा लेती है। वो तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक कि मूवी नहीं मारी जाती, लेकिन अब वो खेल भी नहीं सकता, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। मूवी चाहती थी कि वो अपने आखिरी सांस तक युआन को प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो तब तक ही वैम्पायर किंग को रोक सकती है जब तक वो मारी नहीं जाती। यहाँ दूसरी तरफ युआन जो कि अभी उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वो भी वहाँ से आगे बढ़ रहा था और वो यही बात कर रहा था कि आखिर वो क्या करे जिससे कि वो यहाँ मूवी को दिखाई दे और उससे अपनी बात कह सके। तभी वो उसी लड़के को देखता है जो कि मूवी को बाय कह रहा था। अभी जब मूवी वहाँ से चली जाती है तो युआन उस पर चिल्लाता है, लेकिन ना जाने कैसे पर उस लड़के ने भी युआन की बात सुन ली थी। हालांकि इसके बाद युआन चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर वो मूवी को फंसाने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि युआन जानता था कि ये लड़का सही नहीं है। वो लड़का यहाँ पर अपना नाम एन्यू बताता है। ये बस युआन के नाम से बिल्कुल उल्टा था। वो कहता है कि मूवी उसके लिए एक टूल की तरह है, लेकिन युआन कहता है कि ये सही नहीं है, पर एन्यू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन हम देखते हैं कि अन्यू मूवी से मिलने के लिए गया था। जब मूवी को आवाज सुनाई देती है तो वो गेट खोलते हुए अन्यू को नीचे गिरा देती है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि वो बस उसके लिए खाना लेकर आया था। हालांकि उसे नीचे गिराने के चक्कर में खाना भी नीचे गिर चुका था। मूवी खाना उठा रही थी, पर अन्यू कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दूसरा खाना ला दूंगा। और इसके बाद अब वो यहाँ से चला गया था। वैसे युआन अभी चिल्ला कर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अन्यू सिर्फ उसकी फीलिंग के साथ खेल रहा है, लेकिन मूवी को उसकी बात सुनाई नहीं देती। उसी शाम हम देखते हैं कि मूवी और अन्यू दोनों उस टाउन के सबसे सेफ टावर के ऊपर आए हुए थे। यहाँ पर अन्नू बताता है कि वो एक ट्रैवलर है और वो उस टाउन में ट्रेजर ढूंढते हुए घूम रहा था। वो यहाँ इतने समय इसलिए रुक गया क्योंकि उसे मूवी पसंद है। वो सोचता है कि मूवी उसकी जर्नी में उसका साथ दे। हालांकि मूवी को डर था क्या वो सच में अपनी पिछली लाइफ यानी कि एक किलर वाली लाइफ को छोड़ सकती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मूवी फिर से कुछ चोरों को खत्म कर रही थी। रास्ते में उसे अन्नू मिलता है, जिसे देखकर वो अपनी तलवार छुपा लेती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर अन्नू ने उसे तलवार के साथ देखा तो शायद उसे अच्छा न लगे। वैसे अन्नू बताता है कि वो खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए गया था, तो वो दोनों साथ में घर चल सकते हैं। लेकिन मूवी कहती है कि वो कुछ देर बाद आएगी और फिर अन्नू उसे जाने को कहती है। अभी मूवी दुखी थी कि उसने अन्नू से झूठ कहा, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ पर अन्नू ने उसके लिए खाना रेडी कर लिया था। तो वो बताता है कि ये डिश उसे उसकी मदर ने बनाना सिखाया था। अभी मूवी बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन युआन यहाँ पर बार बार यही कह रहा था कि आखिर मूवी उसके झूठ को क्यों नहीं पहचान पा रही। वो हर बार उसे धोखा ही दे रहा है। वैसे मूवी बता देती है कि असल में वो एक किलर है। अन्नू कहते हैं कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसे पसंद करता है। मूवी बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी मदद किसी ने नहीं की, इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद को ताकतवर बनाएगी, जिससे अगर कोई उसकी मदद न करने भी आए तो वो खुद की मदद कर सके। अन्य कहता है कि उसे मूवी के पास से कोई मतलब नहीं, वो उसके साथ फ्यूचर देखता है ना कि पास। वैसे अब मूवी ने डिसाइड कर लिया था कि वो अन्यू की जर्नी में साथ देगी। इसी वजह से वो वहाँ एक सेलर के पास पहुँचती है, जहाँ वो अभी शिप की टिकट लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन वो सेलर कहता है कि उसे इस ट्रिप पर नहीं जाना, इसलिए क्योंकि अन्यू सही लड़का नहीं है, शायद उसे चीट करने की कोशिश कर रहा है।
पर मूफी उसकी बात नहीं सुनती और जहाज की 2 टिकट्स लेकर वहाँ से चली जाती है। बाद में वो टिकट्स अन्य को दिखाती है और अन्य कहता है कि तुम शाम को मेरा इंतजार करना, हम उसी सबसे सेफ टावर पर मिलेंगे। मूफी इस पर हाँ कर देती है। हम देखते हैं कि शाम के टाइम उसने एक और चोर को मार दिया था, जिसके बाद वो घर लौटती है, अपना बैग पैक करती है और टावर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे 2 और चोर मिलते हैं, लेकिन जब वो मूफी को पहचान लेते हैं तो वो उससे माफी मांगने लगते हैं। मूफी अच्छे मूड में थी, इस वजह से आज वो उन्हें माफ भी कर देती है। अब वहाँ टावर पर आने के बाद वो बहुत देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन अन्यू अभी तक वहाँ नहीं आया था। युआन सोच रहा था कि शायद वो कभी आए ही ना, इस वजह से मूफी तब से बहुत गुस्सा। लेकिन तभी मूफी कहती है कि शायद वो किसी काम में फंस गया होगा, शायद वो कुछ टाइम बाद यहाँ पर आए। अब इस तरह से इंतजार करते हुए पूरा दिन बीत जाता है और अगला दिन भी आधा बीत चुका था। युआन कह रहा था कि आखिर तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं, लेकिन उसकी बात मूफी को सुनाई नहीं दे रही थी। मूफी गुस्से में तो थी, वो खुद को समझा रही थी और कह रही थी कि शायद वो यहाँ से चली गई। और फिर उसके बाद अन्यू आता है तो वो क्या सोचेगा। वैसे अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर वो सेलर वहाँ आकर मूफी को बताता है कि टाउन पर सारे चोरों का हमला हो चुका है, उन्होंने एक साथ हमला किया था, जिस वजह से हम लोग खुद को बचा नहीं पाए। लेकिन मूफी अभी जाने को तैयार नहीं थी, वो कह रही थी कि वो अभी भी यहाँ रुककर अन्यू का इंतजार करेगी। तभी हम देखते हैं कि कुछ चोरों ने उस टावर को घेर लिया था, वो बम के थ्रू उस टावर को गिरा देते हैं। मूफी भी वहाँ नीचे गिर जाती है और जब उसे होश आता तो वो सामने बहुत सारे चोरों को देखती है। उसे लग रहा था कि शायद इन्होंने ही अन्यू को पकड़ लिया है, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाया। वो आगे बढ़ती है और उनमें से 2 चोरों को मार देती है, लेकिन सामने जो बहुत सारे चोर खड़े हुए थे उन्होंने एक लड़की को पकड़ रखा था और कह रहे थे कि वो उसे जान से मार देंगे। लेकिन इससे मूफी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही हमला करते हुए उन सभी चोरों को खत्म कर देती है। वो अभी उस लड़की से कह रही थी कि उसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन तभी वो लड़की चाकू निकाल कर मूफी को मार देती है। इससे मूफी समझ गई थी कि ये इन्हीं लोगों के साथ मिली है। अब तभी वहाँ पर अन्य की एंट्री होती है। वो लड़की उससे कहती है कि मूफी सच में बहुत बड़ी बेवकूफ है, वो इतनी आसान से ट्रिक में फंस गई। वैसे मूफी अभी रेंगते हुए अन्य की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी दूसरा चोर वहाँ आता है और उससे कहता है कि तुम अब समझोगी कि ये सब अन्यू का ही प्लान था। हमें दिखाया जाता है कि कुछ हफ्ते पहले अन्यू इन लुटेरों से मिलने गया था, जहाँ पर वो बताता है कि वो मूफी को हरा सकता है, लेकिन इसके बदले उसे साउथ डिस्ट्रिक्ट की कमांड सौंप दी जाए, जिस पर उन लुटेरों ने हाँ कर दी थी। साथ ही वो उसे तलवार भी देते हैं और सिर्फ इन्हीं 2 चीजों के लिए उसने मूफी को धोखा दिया। अब भी मूफी ये सुनकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो लुटेरे उसे घुटनों के बल कर देते हैं। एक लुटेरा कह रहा था कि हम इसे मार देना चाहिए, वरना ये फ्यूचर में हमें दिक्कत देगी, मगर ये सोचकर कि जिससे वो ज्यादा पसंद करती थी उसने उसे धोखा दिया। मूफी अभी पागल हो रही थी, वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ आसपास के लुटेरे मरने लगते हैं और फिर वहाँ पर कुछ फेरीज की एंट्री होती है। वो फेरीज उस टाउन को डिस्ट्रॉय करने लगती है और ये देखते हुए अभी मूफी अपनी तलवार उठाती है और अन्यू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हालांकि तभी एक दूसरी फेरी ने सामने आकर उसके अटैक को रोक दिया था। यहाँ पर अन्यू कह रहा था कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकती और तुम्हें ऑलरेडी एक चाकू लगा हुआ है, इसलिए तुम भी ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहोगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बदला लेने में मदद कर सकता हूँ। वो अपने पास से फ्लावर निकालता है और कहता है कि अगर तुम परमिशन दो तो तुम एक फेरी बन सकती हो, लेकिन रेनकार्नेशन वर्ल्ड में। अब रेनकार्नेशन वर्ल्ड में अन्यू से बदला लेने के लिए मूफी ने इस चीज के लिए हाँ कर दी थी। इसके बाद अन्यू अपने उस फ्लावर पर अपनी मैजिक पावर का यूज करती है और फ्लावर ग्लो करने लगता है। वैसे इसके बाद अभी युआन अन्यू से कह रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से उसे क्या मिला। तो इस पर अन्यू उसे जवाब देता है कि वो इस वर्ल्ड को एक गेम की तरह समझता है। असल में अन्यू ही युआन का अपोजिट सोल है और युआन का सपना है कि वो इस दुनिया को जीतना चाहता है। वो कहता है कि तुम मेरी सोल हो, इसका मतलब तुम्हारा भी यही ड्रीम होगा, और वैसे भी ये वर्ल्ड गेम की तरह है, इसलिए मैंने सिर्फ मूफी का यूज किया। ये सुनकर युआन को गुस्सा आ जाता है। युआन उसे पकड़ता है और कहने लगता है कि तुम्हें मूफी को ठीक करना होगा, लेकिन अन्यू वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह पर आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। युआन जब पूछता है कि अभी अभी क्या हुआ, तो वो बुक वाली फेरी उससे कहती है कि अन्नू सिर्फ एक सोल पार्टिकल है, इसलिए तुम उससे बात कर सकते थे, लेकिन तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वैसे अब युआन वहाँ मूफी को देखता है, जो कि अभी उन वाइन्स से कैद थी, जिन्हें युआन ने डेवलप किया था। वो तब तक कैद रहेगी जब तक कि युआन उसे वहाँ बंद नहीं कर देता, और युआन ने पहली बार उसे समन तभी किया था जब उस वैम्पायर ने उसे खत्म किया था। तो युआन कह रहा था कि ये सील तभी ब्रेक हो सकती है जब मैं मारा गया हूँ, तो शायद अगर मैं फिर से मर जाऊँ तो ये सील ब्रेक हो सकती है। लेकिन इस पर वो फेरी कहती है कि तुम बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो, तुम अभी एक स्पिरिट वर्ल्ड में हो, यहाँ पर तुम मारे गए तो तुम्हें
बचाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन युआन कहता है कि नहीं, वो उसे बचा कर ही रहेगा। वो आगे बढ़ता है और वहाँ पड़ी तलवार उठाता है, लेकिन एक ही सेकंड के बाद उसे पता चलता है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद को खत्म कर सके। लेकिन उसी समय अचानक से वो जगह हिलने लगती है। वो फेरी बताती है कि ये वर्ल्ड बहुत ही जल्दी वैनिश होने वाली है। ऐसा सोचे से था क्योंकि वहाँ प्रिंसेस अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दे चुकी है और अब वो जल्दी बेहोश होने वाली है, इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। अभी सिचुएशन देखते हुए युआन तुरंत ही आगे बढ़ता है, उस तलवार को जमीन में लगाता है और वहाँ उन वाइन्स पर चढ़ने लगता है। वो वहाँ ऊपर आकर कहता है कि वो किसी भी कीमत पर उसे बचा कर रहेगा और हो सके तो उसे माफ कर दो। साथ ही इसके बाद वो उसे गुड बाय किस देता है और वहाँ से जंप कर देता है, जिसके बाद वो नीचे आकर सीधा उस तलवार पर गिरा था। यहाँ उसकी ये बात सुनकर मूफी को वापस से वही अन्य वाली मेमोरीज दिखने शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार वो यहाँ युआन को नोटिस कर पा रही थी। वो समझ जाती है कि युआन ने उसे कई बार वार्न करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अब यहाँ युआन को तलवार लगने की वजह से वो वाइन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और मूवी आजाद हो जाती है। लेकिन जब वो नीचे आकर युआन को देखती है तब युआन मर चुका था। वो कह रही थी आखिर उसने सिर्फ उसके लिए अपनी जान क्यों दी। वो कहती है कि वो अपनी पूरी लाइफ युआन के साथ जीना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं कि अब वो फिर से युआन को रिकवर या फिर जिंदा कर सके, इसलिए अब उसके पास जिंदगी भर अकेले रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो इसी दुख के साथ वहाँ से आगे बढ़ने लगी थी, पर उसी दौरान युआन को होश आ जाता है और वो उसका पैर पकड़ लेता है। अब युआन को नहीं पता था कि आखिर वो बच कैसे गया, लेकिन वो कह रहा था कि तुम्हारी ये जो स्पीच थी वो दिल को छूने वाली थी, शायद इसी वजह से मैं फिर से जाग गया। वैसे ही सुनने के बाद मूफी को थोड़ी शर्म आ जाती है और वो गुस्से में अपनी तलवार आगे कर लेती है। वो कहती है कि मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन ये सुनकर युआन घुटनों के बल आता है और उससे माफी मांगने लगता है। वो बताता है कि वो प्रिंसेस की हेल्प से यहाँ आया है, उसी ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दी थी मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अभी सुनने के बाद मूफी युआन को माफ कर देती है। वैसे अभी युआन उससे कहता है कि उस वैम्पायर किंग को हराने के लिए हमें अपनी तलवार मिलानी होगी, तभी तुम उसे हरा पाओगी। तभी वो दोनों साथ मिलते हैं और मूफी कहती है कि अब वो पूरी लाइफ उसी के साथ रहेगी। इसके बाद अब वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी अपनी लगभग सारी स्पिरिचुअल एनर्जी देने की वजह से प्रिंसेस बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अब युआन उसे वहाँ नीचे लिटा देता है और उसके बाद आगे आता है। वो कहता है कि अब हमें अपनी पूरी पावर लगानी होगी, जिसके बाद मूफी की स्पिरिट युआन के अंदर एंटर करती है और युआन की बॉडी चेंज होने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका था, जिसके बाद वो अपनी बहुत ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। अभी वैम्पायर किंग को लग रहा था कि वो युआन को हरा देगा, इसलिए वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन युआन उसके अटैक को रोक देता है। यहाँ पर युआन का अटैक भी वैम्पायर किंग ने डोज कर दिया था। इस वजह से युआन अब अपनी पावर से उन वॉइस को समन करता है। वो उनसे हमला कर रहा था, लेकिन वैम्पायर किंग उन्हें भी रोक लेता है। अब उनकी लड़ाई वहाँ हवा में होने लगी थी। उनकी तलवार कई बार टकराती है, लेकिन बाद में युआन उस पर तेजी से हमला करते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन अभी भी वो वैम्पायर किंग मरा नहीं था। वो फिर से हमला करने के लिए उठ गया था, लेकिन युआन फिर से उस पर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसके बाद वहाँ नीचे की जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये देखने के बाद युआन कह रहा था कि शायद अब वैम्पायर किंग नहीं बचा है, लेकिन मूफी उससे कहती है कि नहीं, वो अभी भी जिंदा है। हालांकि वो सामने नहीं था, इसी वजह से मूफी युआन से कह रहा था कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे बिना हम उसे नहीं हरा पाते। युआन ये भी कहता है कि हम अब साथ में हैं, तो इस वर्ल्ड में आगे की जर्नी हम साथ में ही कंटिन्यू करेंगे। वैसे तभी युआन उसके सर पर वो सिंग देखता है और उससे पूछने लगता है कि क्या ये लकड़ी के बने हैं, जिस पर मूफी को गुस्सा आता है और वो उसे पंच करते हुए नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि तुम्हें कभी भी एक फेरी के हॉर्न्स को टच नहीं करना चाहिए। वैसे अब तभी वहाँ पर उस चेयरमैन लेडी की एंट्री होती है। वो ये देखकर खुश थी कि युआन ने उस वैम्पायर किंग को हरा दिया। वो यहाँ युआन के 2 फेरी सीट्स देती है। उस वैम्पायर किंग को हराने के बाद युआन उसे थैंक्स कहता है और तुरंत ही मूवी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे चेयरमैन लेडी थोड़ी सी अजीब लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अब इस इंसिडेंट के बाद युआन इतना थक चुका था कि वो स्कूल में सो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर 2 न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट की एंट्री होती है और ये और कोई नहीं बल्कि मूवी और वो प्रिंसेस ही थी। टीचर उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं। अभी सभी स्टूडेंट मूवी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे और बहुत लकी फील कर रहे थे कि मूवी उनकी क्लास में है, लेकिन यहाँ मूवी और प्रिंसेस दोनों ही युआन के अगल बगल में आकर बैठ जाती हैं। युआन उन्हें देखता है तो वो हैरान हो गया था। वो उनसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही हैं और यहाँ पर क्यों आई। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आ रहा था कि युआन आखिर उनसे बात क्यों कर रहा है, लेकिन जब वो स्टूडेंट यहाँ युआन को मूवी और प्रिंसेस के साथ बहुत ही कैजुअली तरीके से बात करता हुआ देखते हैं तो बहुत जेलस फील करते हैं और बाद में उसे खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे। लेकिन युआन भागते हुए किसी तरह से उनसे बच जाता है और वह लाइब्रेरी के बाहर पहुंच जाता है। वो सोच रहा था कि अब वो यहाँ आ ही गया है तो क्यों ना वो कुछ मैजिक बुक्स यहाँ से ले जाए, जिससे कि वो अपने मैजिक को स्ट्रॉन्ग बना सके। लेकिन अंदर आने के बाद अभी लाइब्रेरियन उससे पूछ रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर युआन कहता है कि उसे ऐसी मैजिक बुक चाहिए जो उसके वुड मैजिक को स्ट्रॉन्ग बना सके और जिससे वो प्लांट मैजिक को भी यूज कर पाए। ये सुनकर लाइब्रेरियन उसे 2 स्क्रोल देती है। उसने वैसे तो बहुत सारे स्क्रोल समन किए थे, पर वो बताती है कि युआन का लेवल इतना नहीं है कि वो 2 से ज्यादा स्क्रोल एक टाइम पर समझ पाए और सीख पाए। वैसे युआन तो उस स्क्रोल से ही बहुत ज्यादा खुश था। वो उसे लेकर आ जाता है।
रात के टाइम अभी उस लेक के पास था और बहुत खुशी से चिल्ला रहा था कि फाइनली अब वो उनकी मदद से प्लांट मैजिक का यूज कर उन फेरी सीड्स को इवॉल्व कर पाएगा। लेकिन अब तभी वो बुक वाली फेरी उससे कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उस मैजिक की मदद से फेरी सीड्स को बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं कर सकता। ये सुनकर युआन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया था, लेकिन वो कहता है कि आखिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मुझे फालतू में कोई बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है। इस पर वो फेरी कहती है कि मैंने जानबूझकर ये नहीं बताया और ना तुम कभी बुक नहीं लेते। अभी युआन जब वो एनसाइक्लोपीडिया ले ही आया है तो वो फेरी उसे एब्सॉर्ब कर लेती है, इससे उसका पेट भर गया था। हालांकि फिर वो युआन को समझाती है कि इन फेरी सीड्स के ऊपर एक सील होती है, तुम इन्हें नेचुरली ग्रो कर सकते हो। युआन वहाँ पानी में कुछ नॉर्मल सीड डालता है जो कि बहुत ही जल्दी फ्लावर में बदल जाते हैं, क्योंकि युआन ने यहाँ पर अपने मैजिक प्लांट का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद वो सारे सीड्स को भी डालता है। उस पर वो मैजिक का यूज नहीं कर सकता, इसलिए उसे इंतजार करना होगा। लेकिन कुछ देर में अभी कुछ नहीं हुआ था और अगले दिन भी कुछ नहीं होता। वो इसी तरह से इंतजार करना चाहता है, वो इसी तरह से इंतजार करता रहता है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम वैम्पायर किंगडम के अंदर आते हैं, जहाँ हमें जानने को मिलता है कि अभी जो वैम्पायर की यहाँ पर आया है वो असल में उनका लॉर्ड नहीं है, क्योंकि उनका लॉर्ड कोई और ही है। उसने खुद उस वैम्पायर नाइट को वैम्पायर किंग बनाकर कुछ लोगों के साथ भेजा था, जिससे कि वो उन्हें ऑर्डर दे सके। वो यहाँ पर आकर बताता है कि उसके साथी मारे जा चुके हैं और वो मूफी को पकड़ नहीं पाया। इस पर वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर मूफी चाहिए, लेकिन वो नाइट बताता है कि मूफी को उसका मास्टर मिल चुका है। लेकिन असली वाला वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि तो फिर उस मास्टर को खत्म कर दो, लेकिन किसी भी तरह से मूफी को यहाँ पर लेकर आओ। अब इसके बाद हम वापस से युआन के पास आते हैं। उसने अभी बहुत टाइम तक इंतजार किया था उस फेरी सीड के इवॉल्व होने का, और अब फाइनली पानी में हलचल होना स्टार्ट होती है। इसके बाद एक बड़ा सा प्लांट वहाँ पानी से बाहर निकल कर आता है, जिसके फ्लावर के अंदर वो यंग फेरी थी। उसे देखने के बाद युआन बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन मूफी उसे तैयार होने को कहती है। युआन को ये चीज समझ नहीं आती और तभी अचानक से वो फेरी उन पर हमला कर देती है। मूफी अभी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वो फेरी कह रही थी कि युआन अभी उसका मास्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसकी बहन को उसके साथ इवॉल्व नहीं कर पाया। तभी लेकिन एक लाइट चमकी है और हम वहाँ पर एक दूसरी फेरी को देखते हैं जो कि दूसरे फ्लावर से आई थी, और ये असल में इस पहली वाली फेरी की सिस्टर है। ये दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। इसके बाद दोनों ही फैसला करती है कि वो युआन को अपना मास्टर बना लेगी। युआन तो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश था और उससे नोज ब्लीड हो रही थी, लेकिन वो तभी नोटिस करता है कि मूफी उसके पीछे खड़ी हुई है। इसलिए वो चुपचाप फोन निकालता है और सामने करके उस कॉन्टैक्ट को साइन कर लेता है और उन दोनों का मास्टर बन जाता है। हालांकि मूफी को लग रहा था कि युआन बहुत ही लालची लड़का है, लेकिन युआन कहता है कि नहीं, वो उनका मास्टर सिर्फ इसलिए बन रहा है जिससे कि वो उन्हें फ्री कर सके और बाद में फेरीज अपने फ्यूचर का डिसीजन खुद ले सके। अगले दिन चेयरमैन युआन को वहाँ उसके ऑफिस में बुलाती है और बताती है कि जो वैम्पायर यहाँ आया था उसे खुद वैम्पायर लॉर्ड ने भेजा था और वो यहाँ पर प्रिंसेस को लेने के लिए आया था। अब हमें जानने को मिलता है कि असल में वैम्पायर लॉर्ड मूफी के साथ साथ प्रिंसेस को भी पकड़ना चाहता है। उसका पहला मकसद प्रिंसेस को पकड़ना था, लेकिन अब उसे मूफी के बारे में भी पता चल चुका है। चेयरमैन कहते हैं कि तुम प्रिंसेस को लेके यहाँ से जाओ। अब युआन वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन तभी वो लाइब्रेरियन उससे आकर मिलती है और उसे क्रिस्टल देती है। वो कहती है कि तुम अलग अलग आइलैंड पर सफर करोगे, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर तुम्हें कोई अलग टाइप का मैजिक मिले। अब युआन उस क्रिस्टल को लेकर वहाँ से चला गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक जंगल में पहुंच चुके थे, जहाँ पर युआन अभी उस बुक वाली फेरी से कह रहा था कि वो इस स्टोन को भी खा ले, मतलब कि अब्सॉर्ब कर ले, जिससे कि वो फिर से पहले की तरह इवॉल्व कर सकती है। वैसे वो बाद में नोटिस करता है कि वहाँ सिर्फ वो मूफी और प्रिंसेस है, मतलब कि वो पहले वाली दो फेरीज वहाँ नहीं है। वो उनसे पूछता है तो प्रिंसेस बताती है कि वो सामने लेक की तरफ गई है। अभी युआन सोच रहा था कि शायद वहाँ पर जाकर उसे स्विमिंग करने को मिलेगा, इसी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। साथ ही प्रिंसेस भी एक्साइटेड होकर वहाँ से इस तरफ भाग रही थी, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद वो दोनों एक बड़े से ड्रैगन को देखते हैं। उसे देखने के बाद दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग था। वैसे वो ड्रैगन यहाँ पर फायर ब्लास्ट से इन पर हमला करता है, लेकिन युआन पहले एक बैरियर क्रिएट कर उसके अटैक को रोक लेता है। वो ड्रैगन कह रहा था कि तुमने मेरी टेरिटरी में आने की हिम्मत कैसे की, अब तुम सभी मारे जाओगे। तभी वो कल की इवॉल्व हुई दोनों फेरीज में से एक फेरी जिसका नाम लीन है वो आगे आती है, उस ड्रैगन से लड़ने लगती है। हालांकि युआन उसे रोक देता है और कहता है कि इससे मैं लड़ना चाहता हूँ। युआन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। वो उस ड्रैगन को समझाता है कि उसने बहुत सारी गलतियां कर दी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उसने एक लेवल 8 के वैम्पायर को हराया। ये सुनकर ड्रैगन सोचता है कि सच में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो तो सिर्फ लेवल 3 का ड्रैगन है। लेकिन जब युआन उसे चैलेंज कर रही है तो उसे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अब लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि युआन बिना किसी फेरी की मदद लिए कुछ वॉइस समन करता है, जिससे उसने उस ड्रैगन को पकड़ रखा था। युआन थोड़ा सा समझदार भी है, इस वजह से वो कोशिश कर रहा था कि वो उस ड्रैगन को पानी के अंदर डुबा सके, जिससे कि वो ड्रैगन अपनी फायर अटैक का इस्तेमाल ना कर पाए। और वैसे वो ड्रैगन फायर ड्रैगन है, तो अगर वो फायर अटैक का इस्तेमाल नहीं कर पाया तो किसी काम का नहीं है। ये देखते हुए ड्रैगन हार मान लेता है। अब युआन ने उसकी जान नहीं ली थी, इसी चीज से खुश होकर वो ड्रैगन युआन को एक फ्रूट देता है और कहता है कि तुम जब भी इसे बचाओगे तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वैसे अब रात होने वाली थी, वो जंगल में रुक नहीं सकते थे, लेकिन किस्मत से उन्हें एक रिजॉर्ट
रिजॉर्ट मिल जाता है, जहाँ पर आकर युआन उस रिसेप्शनिस्ट आदमी से कहता है कि उसे 2 रूम चाहिए। अभी वो आदमी सोच रहा था कि युआन अगर सच में 2 रूम लेगा तो उसे रात को बार बार यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना होगा दोनों की तरफ पार्टी को संभालने के लिए। पर उसे क्या, रात के टाइम हम देखते हैं कि बिलियन उदास बैठी हुई थी। युआन उसके पास आता है और उससे उदास होने की वजह पूछता है, जिस पर वह युआन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना मास्टर नहीं मानती, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ है। वैसे वो बातों ही बातों में ये जरूर बता देती है कि वो जब फेरी बनी थी तो उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज नहीं मिली, लेकिन वो खुश है कि वो अपने सिस्टर के साथ है। युआन कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम इस रिजॉर्ट में कुछ दिन रुक सकते हैं, जिससे तुम्हारी मेमोरीज फिर से लौट आएगी। लेकिन अब जब वो ऐसा कह रहा था तभी अचानक से लिन की मेमोरीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। इससे उसके सर में दर्द होता है और वो नहीं चाह रही थी कि उसकी मेमोरीज फिर से वापस आए, लेकिन उसे यान पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि शायद उसी की वजह से उसकी मेमोरीज फिर से लौट रही हैं। इसी वजह से वह युआन पर हमला करने लगती है, लेकिन युआन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी उस पर हमला करने की वजह से एक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और लिन वहाँ नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर 3 और लोगों की एंट्री होती है। वो बताते हैं कि वह युआन को खत्म करने के लिए आए हैं। प्रॉब्लम देखकर युआन मूफी से टेलीकिनेसिस से थ्रू कांटेक्ट करता है, उसे वहाँ बुलाता है। मूफी अब बिलियन की सिस्टर यूए के साथ वहाँ पर आई थी। वैसे युआन तुरंत ही उस ड्रैगन को भी वहाँ पर बुला लेता है, लेकिन जब वह ड्रैगन वहाँ पर आता है तो उसे पता लगता है कि वह तीनों यहाँ पर उन फेरिस को भी कैप्चर करने के लिए आए हैं, इसलिए वो तुरंत ही पार्टी बदल लेते हैं। इसे देखकर मुझे लॉर्ड बुरी जैमन की याद आ गई। वैसे अब उन तीनों ने हमला करना शुरू कर दिया था, जिस दौरान वो ड्रैगन युआन पर हमला कर रहा था। यह मूफी आगे आते हुए कहती है कि हम सभी इन तीनों को संभालते हैं, तुम उस ड्रैगन को संभालो। और वो तीनों लड़ने लगी थी, लेकिन युआन उस ड्रैगन से डर कर भाग रहा था, जो उसकी चाल थी, क्योंकि भागते हुए वो अपनी वाइन्स को समन करता है और उस ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन उन वाइन से बचकर अपने फायर अटैक का इस्तेमाल कर युआन को वहाँ नीचे गिरा देता है। ये देखकर मूवी पीछे मुड़ती है और कहती है कि क्या उससे मदद की जरूरत है। कुछ लीव्स निकालकर उस ड्रैगन को पकड़ लिया था। हालांकि वो पानी में गिर रहा था, तभी से पानी के अंदर से एक फॉर्मेशन टाइप की सील दिखती है, जिससे एक लाइट निकलती है और युआन को खींचने लगती है। ये लाइट एक एनर्जी थी जो कि अभी वहाँ से लेके बाहर भी दिख रही थी। ये देखकर मूवी तुरंत ही अपनी पानी के अंदर जंप करती है युआन को बचाने के लिए। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी युआन और मूवी के जाने के बाद लिन अपनी बहन यूई से कह रहा था कि यही सही मौका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन सही मौके का फायदा देखते हुए वहाँ वो तीनों में से एक आदमी यहाँ पर इन पर हमला कर देता है। उसके अटैक हुई हुई किसी तरह से बैरियर बनाकर रोक लेती है, लेकिन उसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे उसके हाथ पर हल्की सी चोट आई थी। उस चोट को देखने के बाद लिन को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपनी पावर दिखाती है। वैसे दूसरी तरफ वहाँ मूवी जब अपनी पावर के अंदर युआन को ढूंढ रही थी तो युआन वहाँ नहीं था। वो समझ जाती है कि युआन कहीं गायब हो चुकी है, इसलिए वो तुरंत ही पानी के बाहर आ जाती है और अपनी तलवार को हवा में उठाते हुए कहती है कि उसे ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। वैसे इसके बाद अब हम युआन को देखते हैं, जो कि किसी दूसरे आइलैंड पर पहुंच चुका था। वो भी आसपास की जगह देख रहा था कि तभी उसे वहाँ पर अन्य दिखाई देता है। वो उसे यहाँ पर वेलकम कर रहा था। अभी युआन को समझ में नहीं आता कि वह कहाँ पर है, लेकिन इस दौरान वहाँ पर एक लड़की आती है। वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पर चोट लगी हुई है और फिर वो जबरदस्ती उसके हाथ पर बैंडेज लगा देती है। युआन उसकी शक्ल देखकर उसे पहचान जाता है कि उसे लग रहा था कि वह लिन है, लेकिन जब वह लड़की जाने लगी थी तो युआन उससे एक बार उसका नाम पूछता है, तो वो बताते हैं कि वो यूई है। अब जब वो वहाँ से चली जाती है तो युआन एन्यू से पूछता है कि वह कहाँ पर है। इस पर एन्यू कहता है कि वो एक स्पेशल वर्ल्ड में है। ये वर्ल्ड लिन की मेमोरी से बनी हुई एक सेपरेट वर्ल्ड है। वह यहाँ पे कहता है कि अगर तुम उसे हील करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर उसकी सारी मेमोरी को देखना होगा और उसे बचाना होगा, लेकिन युआन कहता है कि नहीं, उसे अब अपनी रियल वर्ल्ड में लौटना है। तो ये सुनकर एन्यू समझ जाता है कि युआन उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए वो तुरंत ही उसे वापस भेज देता है। हालांकि वो वापस गया नहीं था, क्योंकि अब उसकी हालत फिर से मूवी की मेमोरी वाली वर्ल्ड की तरह हो गई थी। वो किसी को दिखाई नहीं देगा और न ही सुनाई देगा, वो सिर्फ यहाँ पर सब कुछ देख सकता है। अभी एन्यू आगे बढ़ता है और पेड़ पर से ड्रैगन को नीचे गिराता है। ये ड्रैगन बेबी ड्रैगन था और ये असल में वही है जिससे युआन की रियल वर्ल्ड में फाइट चल रही थी। एन्यू उस ड्रैगन से कहता है कि वो उसे जाने दे, लेकिन उसके बदले उस ड्रैगन को उसका काम करना होगा। ड्रैगन डर कर उसकी बात मान जाता है। एन्यू कहता है कि तुम्हें यूई पर नजर रखनी है। ड्रैगन जाता है उस पर नजर रखने के लिए। बाद में जब वो आता है तो वो बताता है कि यूई एक डिप्रेस्ड गर्ल है और उसकी सिस्टर बीमार, जो कि हील नहीं हो सकती। ये सुनते हुए एन्यू कहता है कि ठीक है, फिर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। वो तुरंत ही वहाँ से निकल गया था, पर युआन उसे रोकता है और कहता है कि अब तुम कुछ गड़बड़ मत करना, लेकिन एन्यू उसकी बात को इग्नोर करता है। बाद में एन्यू जाकर यूई से मिलता है। वो यूई को ऑफर देता है कि वो उसकी मदद कर सकता है उसकी सिस्टर को ठीक करने में, लेकिन यूई उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। पर एन्यू बताता है कि उसे मेडिसिन के बारे में पता है जो उसके पास भी नहीं है, तो उसके बदले यूई को कुछ देने की जरूरत नहीं, लेकिन वो मिलकर उस मेडिसिन को ढूंढ सकते हैं। वो मेडिसिन गुफा में थी। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। गुफा में आगे बढ़ते वक्त अभी हम उस बेबी ड्रैगन को देखते हैं, जो कि बहुत ही इविल स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि इस गुफा के अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। ये बात वैसे अन्यू भी जानता था। शायद वो आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर को पहचान लेता है कि यहाँ सच में कोई मॉन्स्टर। इसी
इसी वजह से वो यूई से कहता है कि हमें रास्ता बदल लेना होगा। वे गुफा में रास्ता बदलते हैं और उनके सामने अभी वही मेडिसिन थी जो कि उन्हें चाहिए थी। मॉन्स्टर को देखने के बाद अभी यूई उस मेडिसिन को लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, जो देखकर युआन अन्यू से कहता है कि वो जाकर उसे बचा ले, लेकिन अन्यू कहता है कि अगर उसे तुम्हें बचाना है तो खुद बचा लो। ये सुनकर अन्यू तुरंत ही भागता है, पर तभी अन्यू वहाँ से गायब होकर यूई को बचा लेता है और युआन को उस ट्रैप में फंसा देता है, क्योंकि युआन उस मॉन्स्टर के सामने आ चुका था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अन्यू और यूई भागते हुए वहाँ डेड एंड की तरफ पहुंच चुके थे। जब वे आकर रुकते हैं तो पीछे देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। वो बिल्कुल उनके सामने उनके पास पहुंच चुका था। अभी उससे लड़ने के लिए यूई एक लकड़ी उठा लेती है और अन्यू के सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जब वो मॉन्स्टर हमला करता है तो अन्यू को ही बचाना पड़ता है। हालांकि इस चीज में यूई बेहोश हो चुकी थी, इसलिए अन्यू जाकर उसे पेड़ के पास सुला देता है और उसके बाद वो खुद उस मॉन्स्टर के सामने आ गया था उससे लड़ने के लिए। हालांकि वो मॉन्स्टर अभी बहुत गुस्से में था। वो अन्यू को देखते ही उस पर हमला करने लगता है। अभी हमले के बाद बेबी ड्रैगन को लग रहा था कि शायद अन्यू मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अन्यू ने सिर्फ अपनी ही उंगली से उस मॉन्स्टर को रोक लिया था। और उसके बाद अन्यू उस मॉन्स्टर के ऊपर आता है और उस पर हल्का सा अटैक करते हुए उसे हरा कर वहां से दूर फेंक देता है। हालांकि उसने उसकी बॉडी पर कुछ स्क्रैचेस के निशान देख लिए थे। ये असल में उस बेबी ड्रैगन का काम था। उसने ऐसा इसलिए किया जिससे कि मॉन्स्टर को गुस्सा आए, इसलिए अब अन्यू वहाँ उस बेबी ड्रैगन के पास आता है और उसे लात मारकर वहाँ खाई में गिरा देता है। अब शाम हो चुकी थी। हम देखते हैं कि यूई को होश आता है तो वो बहुत खुश थी कि वो मॉन्स्टर हार गया। यहाँ पर अन्यू से बताता है कि उसने वो मेडिसिन भी बचा ली। अगले दिन हम देखते हैं कि जब अन्यू फिर से यूई से मिलता तो यूई रो रही थी और वो बताती है कि उस मेडिसिन ने काम नहीं किया। अन्यू कहता है कि उसके पास एक और तरीका है। वो उसे कुछ स्पेल के बारे में बता रहा था जिससे एक खास तरीके का रिइंकार्नेशन मैजिक मेडिसिन बनती है। ये सुनकर यूई खुश थी। वैसे बाद में युआन देखता है कि यूई की बहन और कोई नहीं बल्कि लिन है। यहाँ अगले दिन जब लिन वहाँ बगीचे में आई हुई थी तभी वहाँ पर अन्यू आ जाता है। वह उसका पीछा कर रहा था और उस पर अपनी पिकअप लाइंस का यूज कर रहा था, जो देखते हुए लिन उससे कहती है कि उस पर ये सब नहीं चलने वाला, इसलिए वो यहाँ से चला जाए। और उतना कहकर लिन वहाँ से जाने लगती है। हालांकि अन्यू चिल्लाता है कि वह कल फिर से उसका यहाँ इंतजार करेगा। अब लिन जाने के बाद युआन अन्यू से कह रहा था कि वो ये क्या कर रहा है। वो दोनों सिस्टर को फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर अन्यू कहता है कि वो एक अल्फा मैन है, इसलिए वो जो चाहे उसे मिलेगा। वो युआन की तरह नहीं है। बाद में हम वहाँ यूई को देखते हैं। उसने किसी तरह से मेडिसिन का पता लगा लिया, लेकिन उसके सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा कम है और उससे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए वो लिन पर उसका यूज नहीं करना चाहती। हालांकि लिन कहती है कि वो इस चीज के लिए तैयार है, क्योंकि अगर उन्होंने इसका यूज करके नहीं देखा तो वैसे भी वो कुछ टाइम में मारी जाएगी। पर इस पर यूई कहती है कि इस मेडिसिन को खाने से शायद वह अभी ही मर जाए, जबकि अगर वो इस तरह से बीमार रहकर जीती है तो सालों तक जी सकती है और उसकी तबीयत इतनी खास भी खराब नहीं है कि वो चल फिर भी ना पाए। इसलिए जब तक उन्हें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक वो ऐसी किसी मेडिसिन का यूज नहीं करेगी। अगले दिन हम देखते हैं कि लेन फिर से वहाँ बगीचे की तरफ गई थी, जिससे कि वहाँ फिर से अन्यू मिल पाए। वहाँ पर अन्यू से अपनी बोट दिखाता है और कहता है कि अगर उसे प्रॉब्लम न हो तो वो थोड़ी देर घूम सकते हैं। वो बोट में बैठ जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी हालत और खराब होने लगी थी और उसके मुंह से खून निकलने लगा था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। अभी अन्यू युआन से कह रहा था कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन इससे इसकी सारी मेमोरी चली जाएगी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहा। तभी वहाँ दूसरी बोट पर वो लोग यूई को देखते हैं, जो कि अभी खुद से ही कह रहे थे कि उसे खुद को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि असल में लिन को वो बीमारी यूई को बचाने की वजह से हुई थी, इसलिए यूई खुद को ब्लेम करती है। वो सोच रही थी कि अगर वो खुद को खत्म कर देगी तो शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जब लिन को होश आता है तो वो अपने घर में अपने कमरे में थी, लेकिन वो हैरान थी। लेकिन वो सोच रही थी कि शायद उसने जो भी कुछ देखा वो एक सपना था। वो अभी गुस्से में थी, इस वजह से यूई उसके लिए सूप ले आती है। वो उसे नीचे गिरा देती है। हालांकि जब यूई घर से मेडिसिन के लिए निकल गई थी तब लिन वहाँ दूसरी मेडिसिन को, जिसका सक्सेस रेट बहुत कम है, उसे पी लेती है। वैसे ये मेडिसिन भी काम नहीं करती और ये सिर्फ टेम्परेरी इलाज है, इसलिए वो वापस से वहाँ उन बगीचों की तरफ चली गई थी, जहाँ पर एक बार फिर से उसकी मुलाकात अन्यू से होती है और वो बोट पर चले जाते हैं। इससे लिन को पता चल जाता है कि कल जो भी हुआ था वो उसका सपना नहीं था। वैसे यहाँ पर अन्यू बताता है कि उसे एक परफेक्ट इलाज मिल गया जो कि उसकी बीमारी को परमानेंटली खत्म कर सकता है। लिन तुरंत ही उस इलाज के बारे में पूछती है, जिस पर अन्यू बताता है कि उसके लिए उसे अपनी सिस्टर को खत्म करके उसका सारा ब्लड पीना होगा। जो सुनकर लिन हैरान हो गई थी। अब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अब एक नाइट प्रिंसेस पर हमला कर रहा था उसे खत्म करने के लिए। प्रिंसेस अभी सो रही थी, लेकिन उसके आसपास एक बैरियर बना हुआ था जो कि उसे नाइट के अटैक से बचा लेता है। पर तभी अचानक से प्रिंसेस की नींद खुल गई। वह वहाँ उस नाइट को देखती है, उसे
हक कर लेती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर असल में उसकी सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, एक स्पेशल नाइट था। वो कहती है कि शायद तुम यहाँ पर भी मुझे बचाने के लिए आए हो। वैसे तभी वहाँ पर उन्हें आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बाहर से आई थी। प्रिंस समझ जाती है कि शायद उन पर हमला हुआ है। वो तुरंत ही उस नाइट के साथ वहाँ बाहर आ जाती है। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि अभी लिन और यूई दोनों ही पकड़ लिए गए थे। मूवी उन तीनों से फाइट कर रही थी। फाइट के दौरान वहाँ प्रिंसेस और वो नाइट पहुँचते हैं। प्रिंसेस नाइट से कहती है कि वो उन्हें खत्म कर दे। वैसे इस दौरान लिन और यूई ने खुद को आजाद कर लिया था, लेकिन वो नाइट यहाँ उन तीनों पर हमला करने की बजाय उन दोनों को यानी कि यूई और लिन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर अभी वो तीनों दुश्मन उस नाइट से कह रहे थे कि आखिर उसने प्रिंसेस को अभी तक क्यों नहीं मारा। लेकिन अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से लिन की उस मेमोरी वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अभी लिन ने यूई और अन्य को साथ देख लिया था। अभी यूई कह रही थी कि वो अब लिन का ख्याल नहीं रख सकती, वो उसके लिए एक बोझ बन चुकी है। वो चाहती है कि वो खुद की लाइफ मजे से जिए, इसलिए वो कल से वो छोड़ देगी। ये सब देखने के बाद लिन हैरान थी। वो वहाँ चुप कर रो रही थी क्योंकि वो अपनी बहन को खत्म नहीं कर सकती और उसकी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे अपनी बहन को मारना होगा। और साथ ही साथ उसे एक प्यार में धोखा मिला, तो इससे उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। रात के टाइम हम देखते हैं कि अभी यूई खाना बनाते वक्त लिन से कह रही थी कि वे आज आखिरी बार उसके लिए खाना बना रही है, क्योंकि कल वो उसे छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि उसे अपना प्यार मिल चुका है। लेकिन ये सुनते हुए लिन फैसला करती है कि ये उसकी बहन को खत्म करने का सही मौका है। वो तुरंत ही एक चाकू निकाल लेती है और यूई की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो जल्दी ही समझ गई थी कि वो अपनी बहन को खत्म नहीं कर सकती, इसलिए वो रुक जाती है। पर तभी यूई घूमते हुए उस चाकू को खुद को मार लेती है और कहती है कि वो बच सकती है, कि वो उसे वहाँ उस लेक के पास लेके चले। लिन तुरंत ही उसे उठाकर वहाँ लेक के पास ले आती है। यहाँ पर अभी यूई लिन से माफी मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ करना, मैं एक अच्छी बहन नहीं बन पाई, मुझे तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ा जैसे कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वहाँ पर अन्यू भी आ गया था। वह बताता है कि यूई ने खुद को सेक्रीफाइस किया है तुम्हें ठीक करने के लिए। यहाँ पर यूई की सोल जा चुकी थी, मतलब कि वो मारी जा चुकी है, लेकिन लिन अपनी बहन को सेक्रीफाइस कर खुद जिंदा नहीं रह सकती थी। इस वजह से वो उसे उठाती है और वहाँ लेक के अंदर जाने लगती है। युआन उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना ही वो उन्हें रोक सकता है, ना ही उनसे कुछ कह सकता है। तभी अन्यू कहता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम दोनों फिर से मिल सकते हो। वो उन्हें एक फ्लावर देता है और कहता है कि अगर तुम परमिशन दो तो रिकार्नेट हो सकती हो फेरीज बनकर। इस पर लिन ने हाँ कर दी थी। इसके बाद वो फ्लावर को टच करती है और वो उन दोनों के आसपास एक एनर्जी फैलने लगती है, जिसके बाद वहाँ पर एक प्लांट ग्रो हो गया था और वो दोनों उस प्लांट के अंदर चली गई थी। वो बताती है कि तुम अगले वर्ल्ड में फेरी सीड की मदद से रिकॉर्नेट होगी। वैसे युआन अभी बहुत गुस्से में था, इसलिए वो यहाँ अन्यू पर हमला कर देता है। हालांकि अन्यू उसके अटैक को डोज कर लेता है, लेकिन युआन रुकता नहीं। वो बार बार उस पर हमला कर रहा था। अब अन्यू उसके हर एक अटैक को डोज करते हुए उसे लात मारता है और नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैंने इन दोनों की मदद की है और इन्हें बचाया है, तुम आके मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। जिस पर युआन कहता है कि तुम इस पूरे वर्ल्ड को और यहाँ के लोगों को सिर्फ गेम और गेम के एक्टर्स की तरह समझ रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है, तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन अन्य उस पर हमला कर उसे नीचे गिराता है और कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन तुम फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। वैसे अब इसके बाद अचानक से युआन नोटिस करता है कि वह वर्ल्ड रीस्टार्ट हो चुका है और अब युआन भी वहाँ की चीजों को टच कर सकता है। इसका मतलब अब उसे भी वो सब देख पाएगा। अब यहाँ पर फिर से युआन अन्यू पर हमला कर रहा था। युआन उसके आर पार हो जाता है और अन्यू कहता है कि तुम मुझ पर अब हमला नहीं कर सकते, तुम बाकियों को दिखाई दोगे और तुम उनसे बात कर सकते हो, लेकिन तुम फिर भी इस वर्ल्ड में क्या दो, तुम इस वर्ल्ड से तभी निकल पाओगे जब तुम लिन और यू के पास को चेंज कर दोगे। अब युआन उसके लिए तैयार था। हर चीज बिल्कुल सेम तरीके से होती है। युआन ने देखने के लिए कि वो सच में चीजों को छू सकता है कि नहीं, तो उसने एक पेड़ को पंच किया जिससे उसके हाथ पर चोट लगी थी। तब भी वहाँ पर यूई आती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है। उसके बाद में वो जबरदस्ती उसके हाथ पर बैंडेज बांध देती है। बाद में युआन और यूई को फिर से मुलाकात होती है। युआन कहता है कि उसके पास लिन के लिए एक मेडिसिन है, लेकिन बाद में यूई बताती है कि उसने यह मेडिसिन पहले ही ट्राई कर ली थी, ये कुछ भी काम नहीं आई। युआन कहता है कि कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा इलाज ढूंढ लेंगे। लेकिन अब वो रात आ चुकी थी जब यूई लिन को किसी तरह से मैनिपुलेट कर मना लेती है कि वो उसे खत्म कर दे। लिन भी चाकू लेकर यूई को खत्म करने जा रही थी, लेकिन उसके नजदीक भी पहुंचे इससे पहले युआन वहां आ जाता है और चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों अब बस कर दो, तुम दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रही हो, इसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो तुम ऐसे ही आराम से पूरी लाइफ जियो, क्योंकि तुम में से कोई एक भी मरेगा तो दूसरा अपने आप ही मर जाएगा। इतना कहते हुए वो चाकू छीन लेता है और वह खिड़की पर लगा देता है। ये सुनने के बाद वो दोनों सिस्टर रोने लगी थी। युआन सोचता है कि शायद उसने फ्यूचर बदल लिया। जब वह बाहर आता है तो युआन उससे कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने तो सब कुछ सही कर दिया, लेकिन फिर भी तुम अब कुछ भी बदल सकते हो, क्योंकि एक बार जो हो गया वो हो गया, अब उसे चेंज करना नामुमकिन है। युआन रोने लगता है और सोचता है कि उसने इतनी मेहनत की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक से वहाँ एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर अभी वो लिंक
को देख पा रहा था। लिन उससे कहती है कि भले ही जो पास्ट में हुआ तुम उसे चेंज नहीं कर पाए या फिर कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता, लेकिन लिन वो सारी चीज याद कर रही थी जो युआन ने उसे बचाने के लिए किया था। वो युआन को थैंक यू कहती है और उससे माफी मांगते हुए उसे किस भी करती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं युआन पानी के अंदर एक वाटर टोर्नेडो क्रिएट करते हुए उन क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद वो उसी असली वाले नाइट पर भी हमला कर सीधा ब्रिज पे आता है। अभी वो नाइट हिलने की भी हालत में नहीं था, इसलिए युआन एक बड़ी सी एनर्जी बॉल क्रिएट करता है जो कि बहुत पावरफुल थी और उसकी मदद से वो उस नाइट को खत्म करने वाला था। लेकिन वो ऐसा करे इससे पहले ही प्रिंसेस सामने आ जाती है और कहती है कि वो इस नाइट को ना मारे। अब युआन उसकी बात मान लेता है और उस अटैक को आसमान की तरफ कर देता है। वहाँ पर एक बहुत तेज धमाका होता है। वैसे अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, इस वजह से मूफी और लिन वहाँ युआन की बॉडी से वापस आ जाते हैं। यहाँ नीचे आने के बाद अभी प्रिंसेस उस नाइट पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि आखिर तुमने युआन पर हमला करने की कोशिश क्यों की, वो बहुत ताकतवर है। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं, वो उस फ्लावर के ऊपर आ गई थी। वो बताती है कि भले युआन ने इसकी मेमोरी को सही करने की कोशिश की, लेकिन वो अंत में सही नहीं हुई। असल में तो उसने अपने सिस्टर को मारा ही है, इसी वजह से वो खुद को इसके लिए माफ नहीं कर सकती। हालांकि अब वो दुखी नहीं है, लेकिन वो इस लेक के अंदर एक स्पिरिट बनकर रहना चाहती है। वो कहती है कि तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तुम कह सकते हो, मैं आ जाऊंगी। यहाँ पर यूई लिन से पूछ रही थी कि वो उसके बिना कैसे रहेगी, जिस पर लिन कहती है कि अब से युआन और बाकी सभी उसकी फैमिली है, उसे लिन को बुलाना होगा। अभी यूई दुखी नहीं थी, वो युआन से थैंक्स कहती है क्योंकि युआन ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अब उसकी सिस्टर दुखी नहीं है, इसलिए यूई खुश है। वो तुरंत ही वापस से युआन की फोन के अंदर चली जाती है। ये अभी मूफी युआन से कह रही थी कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके स्पिरिट वर्ल्ड को वापस रिबिल्ड करेगा, क्या वो ये बात भूल गया? जिस पर युआन कहता है कि नहीं, वो अपने प्रॉमिस कभी नहीं भूलता। इसके बाद मूफी भी वापस उसके फोन में चली जाती है। वैसे वहां भी प्रिंसेस खड़ी हुई थी। अभी जाते वक्त प्रिंसेस युआन को एक और फेरी सीट दिखाती है और कहती है कि ये उसे एक गुफा के अंदर मिला था। इसे देखकर युआन का मूड खराब हो गया था क्योंकि अब उसे फिर से एक साइको फेरी के साथ डील करनी होगी। लेकिन अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।